हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर स्वागत करती हूं। आज की जो हमारी क्लास है वो आज की हमारी क्लास RAS प्री 2023 RAS प्री 2023 के टेस्ट नंबर 2 पर है। आज का जो हमारा टेस्ट रहने वाला है RAS प्री का 2 नंबर टेस्ट रहने वाला है और फर्स्ट टेस्ट है जो हमने किया, आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो वो टेस्ट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो फ्री टेस्ट सीरीज मैंने शुरू की है ये आपके एग्जाम तक रहने वाली है और साथ में ही हम इसमें है वो पूरा का पूरा आपका RAS प्री का सिलेबस है वो कवर करेंगे। कैसे करेंगे कि अब जो हम जीके का कर रहे हैं, जीके पोर्शन है हमें सबसे ज़्यादा तैयार करना है, जिसमें हम राजस्थान का तो पूरा कर ही रहे हैं। राजस्थान के साथ साथ जो हमारा इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन आर्ट एंड कल्चर हो गया। क्यों? क्योंकि हम सबको ज़्यादातर जो RAS की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर और इंडियन हिस्ट्री है, साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इनमें थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा आती है। तो इन पे हमारा ज़्यादा पूरा फोकस रहेगा कि इनको हम पूरा का पूरा अच्छे से कवर कर लें। हम अब जो हमने पहला टेस्ट स्टार्ट किया था उसमें 20 क्वेश्चन किए थे और आज के टेस्ट में भी हमारे 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, लेकिन हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि हमारे चाहे 1 से 2 क्वेश्चन कम हो जाए, लेकिन हम जो भी क्वेश्चन करें, चाहे 20 करें चाहे 25 करें, लेकिन उनको इतने अच्छे से तैयार करना है कि उन क्वेश्चन के आसपास जितने भी बनने वाले क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हमारे कवर हो जाएं। तो हम पहले इस मंथ का हमारा ये टारगेट है कि हम पूरे जीके को अच्छे से रिवाइज कर देंगे और उनसे जितना भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे हमें कवर करेंगे। फिर आगे अगले मंथ में है हम जीके के साथ साथ है वैसे राजस्थान इको, इंडिया इको, आपके फिर और जो आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा, इंटरनेशनल करंट, राजस्थान करंट, और साथ में जो अलग आपकी जो की साइंस और टेक है उसे भी हम स्टार्ट कर देंगे इनमें। तो ये सारे के सारे हम अच्छे से कवर करेंगे। तो आप अगर अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आज ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। तो चलिए आज का जो हमारा RAS प्री का टेस्ट नंबर 2 है उसे स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ के अनुसार 22वें तीर्थकर अर्नेस्ट में वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे? उत्तराधयन सूत्र, कल्प सूत्र, आचारंक सूत्र और सूत्र कृतांग। तो अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन है फर्स्ट। जो जैन ग्रंथ है उत्तराधयन है, जैन ग्रंथ है उत्तराधयन है, इसमें अर्नेस्टमी है वो भागवत धर्म के जो वासुदेव कृष्ण के समकालीन माने जाते हैं। अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में ऋषभदेव तथा अर्नेस्टमी है का उल्लेख दोनों का मिलता है। ऋग्वेद में किन किन का मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, इन दोनों का उल्लेख है किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अगर हम बात करें कि जो दूसरे तीर्थकर है अजीतनाथ, दूसरे तीर्थ कौन से? अजीतनाथ है। अभी हमने इस क्वेश्चन में बात करी कि इसके जैन जो ग्रंथ है उसमें 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी की, ठीक है। तो ये तो 22वें तीर्थकर थे। अगर हम बात कर लें कि ऋग्वेद में तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी दोनों का उल्लेख मिलता है। अगर आपसे पूछ ले कि जो जैन तीर्थकर है कौन से दूसरे, तो उनका उल्लेख है वो किस ग्रंथ में मिलता है? तो इनका उल्लेख है ये मिलता है यजुर्वेद में। तो आपको ये सभी पूछा जा सकता है। अब 22वां पूछा है तो आपको दूसरा पूछा जा सकता है, आपको ऋषभदेव जी के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अशोक के किस स्तंभ लेख में आजीविकों व निर्ग्रंथों का संघ के साथ उल्लेख मिलता है? 7वां वृत्त स्तंभ लेख, कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख, रुमुनदेई लघु स्तंभ लेख और लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि जो स्तंभ लेख है आजीविकों व निर्ग्रंथों का उल्लेख मिलता है वो मिलता है 7वां वृत्त स्तंभ लेख। तो राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। अगर हम बात करें कि जो अशोक के वृत्त स्तंभ लेख है वो कितने हैं? 7 है। ये सभी आपको पता होंगे। और जो स्तंभ लेख है वो तो 7 है, लेकिन ये 6 स्थानों पर स्थित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक स्थान पे 2 होंगे, ठीक है। और साथ में जो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है, ये पहले तो अंबाला में था, अंबाला में स्थित था। और अंबाला कहाँ है? अंबाला है हरियाणा में। अंबाला कहाँ पे है? हरियाणा में। लेकिन बाद में इसे जो फिरोज शाह तुगलक थे,
फिरोज शाह तुगलक थे, उन्होंने इसे दिल्ली में स्थापित करवा दिया, यानी अंबाला से लाकर दिल्ली में स्थापित इन्होंने करवा दिया। तो आपको याद रखना है कि जो अशोक के वृत्त स्तंभ लेख है वो कितने हैं, 7 है, लेकिन जगह पूछ ले यानी 6 स्थानों पर वो स्थित है। तो ये मैं आपको 7 के 7 स्तंभ लेख है, ये आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी कि कौन कौन से और कहाँ कहाँ स्थित है। अब हमें पूछ ले कि जो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है वो अभी कहाँ पे है, तो वो दिल्ली में स्थापित है, लेकिन पहले ये अंबाला हरियाणा में स्थापित था यानी स्थित था। बाद में किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थापित करवा दिया। तो केवल ये जो स्तंभ लेख है ना, इसमें कितने हैं, 1 से 7 अभिलेख लिखित है इस पे। जो ये आपका दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है, इस ये वृत्त स्तंभ लेख है, इस पे 1 से 7 अभिलेख है वो मिलते हैं। और इनके जो 7वां स्तंभ लेख है, जो 7वां 1 से 7 मिलते हैं, 7वां है उसमें आजीविकों व निर्ग्रंथों का संघ के साथ उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थल कुंतासी है वो कहाँ स्थित है। कुंतासी है वो कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में, पश्चिमी सौराष्ट्र में, पंजाब में और हरियाणा में। इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन 2 पश्चिमी सौराष्ट्र। लेकिन जो कुंतासी है इसके लिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और बताती हूँ। जो ये आपका कुंतासी है, कुंतासी ये पश्चिमी सौराष्ट्र के, पश्चिमी सौराष्ट्र सौराष्ट्र है, उसके राजकोट का एक स्थान है, के राजकोट, के राजकोट, राजकोट के एक स्थान है, वो कौन सा है, मालिया, मालिया तालुके, मालिया तालुके, यहाँ पे ये स्थान है। और इस स्थान पर जो फुल्की नदी है, फुल्की नदी, यहाँ पे कौन सी नदी है, फुल्की नदी है, और फुल्की नदी के दाहिने तट पर है ये हड़प्पा कालीन स्थल कुंतासी है, वो वहाँ पे जो स्थापित था या विकसित था। ठीक है, अब इसमें पूछ ले कि इसकी जानकारी किसने की, तो इसकी जानकारी किसने दी, तो इसकी जानकारी दी थी पी पांड्या ने, पी पांड्या ने इसकी जानकारी दी थी। अब आपसे पूछ ले कि इसकी खोज किसने की थी, तो खोज इसकी की थी आपकी वाई एम चितवाल, वाई.एम. चितवाला, इन्होंने इसकी खोज की थी। तो आपको इसके लिए क्या चीजें याद रखनी है कि पश्चिमी सौराष्ट्र की जो राजकोट है वहां पे स्थान है मालिया तालुके, वहां पे ये सभ्यता विकसित है। हड़प्पा कालीन पतन बस्ती है ये, और किस नदी के किनारे है, फुल्की नदी के किनारे है। इसकी जो जानकारी दी थी वो पी पांड्या ने दी थी। खोज इसकी किसने की थी, या फिर आप इसका मान ली उत्खनन किसने किया था, तो वाई.एम. चितवाला ने किया था। इसके साथ ही आप एक चीज और याद रखिए, जो कुंतासी है इस टीले को स्थानीय भाषा में एक नाम दिया जाता है। तो इसे स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है वो भी आपको याद रखना है। स्थानीय भाषा में इसे बोला जाता है बिबिनो टिब्बो, बिबिनो टिब्बो, टिब्बो। तो ये भी आपको याद रखना है, इसका जो स्थानीय नाम है वो भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख किस विभाग के नियंत्रण में थी। दीवान रियासत, दीवान रिसालत, दीवान इंसा और दीवान अर्ज। तो हम बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, दीवान रियासत। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण है उसके लिए दीवान रियासत नामक एक विभाग बनाया था। दीवान रियासत नामक एक विभाग की स्थापना की थी, जिसमें इसने 2 अधिकारी नियुक्त किए थे। इसमें 2 अधिकारी नियुक्त किए थे। पहला तो कौन था, सहना दीवान, दीवान ए मंडी, दीवान ए मंडी, पहला तो ये था। दूसरा कौन सा था, इसमें दूसरा था ब्रीद दीवान ए मंडी, ब्रीद दीवान ए मंडी। तो इसमें ये जो है ये क्या थे, ये है ये सेना दीवान ए मंडी, बरीद दीवान ए मंडी। तो ये 2 अधिकारी है वो अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत विभाग था उसमें इन्हें नियुक्त किया था। और इसमें अगर आपसे पूछ ले कि जो दीवान ए रियासत है इस विभाग का जो प्रथम जो आप मालिक मान ले या फिर जो इसका जो अधिकारी है वो किसे नियुक्त किया गया था, तो वो नियुक्त किया गया था मलिक याकूब को, मलिक याकूब को। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी उसकी देखरेख में जो दीवान रियासत नामक विभाग की स्थापना की गई थी उसमें पहली नियुक्त किसे किया गया था, तो पहली नियुक्ति है वो मलिक याकूब की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। मैं आपके लिए जितने भी क्वेश्चन लेके आई हूँ वहाँ 1 से 2 क्वेश्चन की जो संख्या है वो कम हो सकती है, लेकिन आपके जो
क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन के साथ करवाऊंगी, ताकि आपके इनके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन हो वो सारे के सारे सही हो जाए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में राजकीय अनुवाद विभाग की स्थापना संस्कृत ग्रंथों के अरबी फारसी और अरबी फारसी ग्रंथों के संस्कृत में अनुवाद के उद्देश्य से की गई थी। किस जो ये था आपका शासक था उसके काल में की गई थी? फिरोज तुगलक, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, मोहम्मद तुगलक और सिकंदर लोदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सिकंदर लोदी है। सिकंदर लोदी ने दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में राजकीय अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। तो जो सिकंदर लोदी के शासनकाल में ये हुआ और जो राजकीय अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी वो किस लिए की गई? जो संस्कृत ग्रंथ थे उनका तो अनुवाद है वो अरबी फारसी में किया जाए, और जो अरबी फारसी जो आपके ग्रंथ थे उनका है वो किसमें? संस्कृत ग्रंथों में उसका अनुवाद किया जाए। सिकंदर लोदी ने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था। आयुर्वेदिक ग्रंथ का तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद है वो सिकंदर लोदी ने किया था। तो उस ग्रंथ का नाम था फरहंगे सिकंदरी। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। इसमें क्वेश्चन एक तो आपसे ये पूछ लिया कि जो सिकंदर लोदी ने आयुर्वेदिक ग्रंथ की फारसी में अनुवाद किया, तो वो कौन सा ग्रंथ था? तो फरहंगे सिकंदरी ये ग्रंथ था। आपसे पूछ ले कि इसका किसमें अनुवाद किया, तो फारसी में अनुवाद किया था। दूसरा आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, वो क्या पूछा जा सकता है कि इसके समय है ना गान विद्या का एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ था, तो वो उस ग्रंथ की रचना हुई वो कौन सा था? तो वो था लज्जत ए सिकंद शाही। तो इनकी रचना है वो इनके काल में हुई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको ये जो अदर फैक्ट बताती हूँ, ये आप अपने A4 साइज की आप एक पेज रखिए। मैंने पहले वाली क्लास में भी आपको बोला था कि हमारे जीके की प्रैक्टिस है वो इसी प्रकार हो सकती है। आपने देखा होगा कि हमारे जो एग्जाम आता है इसमें 3 से 4 क्वेश्चन है ऐसे आते हैं जो पता नहीं हमें होता है कि हमने पढ़ा नहीं, कहाँ से पूछ लिए। तो उन्हीं फैक्ट्स को कवर करने के लिए मैं आपको ये अलग से फैक्ट्स बताती हूँ। अब आप A4 साइज पेपर लेके बैठेंगे, क्लास के साथ साथ पढ़ेंगे। इसमें जो अदर फैक्ट्स होते हैं कुछ होंगे आपको सीधे याद हो जाएंगे, कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे वो आप इस पे नोट डाउन कर लें। जरूरी नहीं है अच्छे अच्छे आप नोट्स बनाएं, अपनी जो रफली जो आपकी जैसी भी राइटिंग है उसमें आपको नोट कर लीजिए और दिन में 2 से 3 बार इनको पढ़ लीजिए, और फिर वीक में एक दिन है वो आप इसका पूरे का रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपकी एकदम अच्छे से ये चीज़ें याद हो जाए। अभी ऐसे ग्रंथ होते हैं तो इनमें हमें बहुत ही दिक्कत आती है याद करने में, तो अगर आप ऐसे नोट डाउन करेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और आपको अच्छे से ये याद भी रहेंगे। फिर जब आपके कई सारे इकट्ठे हो जाए तो आप एक साफ पेज लीजिए, यानी उस पेज पर इन सारों को एक साथ में नोट डाउन कर लीजिए। फिर आप जब भी इनका रिवीजन करेंगे बहुत अच्छे से आप इनको याद कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको याद क्या कौन कौन सी चीज़ें रखनी है कि जो दिल्ली सल्तनत का था वो सिकंदर लोदी था, उसने है वो एक विभाग की स्थापना की थी। कौन से कि संस्कृत ग्रंथों के लिए ग्रंथ थे उनका अरबी में अनुवाद किया जाए और अरबी ग्रंथ थे उनका संस्कृत में अनुवाद किया जाए, इस उद्देश्य से की थी। उसमें एक आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो सिकंदर लोदी थे उन्होंने आयुर्वेदिक ग्रंथ की फारसी में अनुवाद किया था। उस ग्रंथ का नाम पूछ ले तो ग्रंथ का नाम था फरहंगे सिकंदरी। एक आपसे पूछ सकते हैं कि इनके काल में एक गान विद्या का जो एक ग्रंथ था वो काफ़ी चर्चित मान ले या फिर काफ़ी श्रेष्ठ ग्रंथ था, तो वो कौन सा था? तो वो था लज्जत ए सिकंद शाही। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो सिकंदर लोदी थे वो फारसी भाषा में कविताएं लिखते थे, तो किस नाम से लिखते थे? तो ये गुलरुखी के नाम से लिखते थे। गुलरुखी के नाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखते थे। तो ये आपको नाम याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मस्जिद का निर्माण दिल्ली में निर्मित कुतुब मस्जिद तथा 2.5 दिन के झोंपड़े की भांति हुआ है? काली मस्जिद, खिरकी मस्जिद, खंबात की जामा मस्जिद और हेबत खां की मस्जिद।
अब इस क्वेश्चन में चारों के चारों मस्जिद दिए हैं, उन पर विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे कि कौन सी शैली में बनी हुई है, कहाँ बनी हुई है, किस सन में बनी हुई है। लेकिन पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि किस मस्जिद का निर्माण है वो दिल्ली में निर्मित जो कुतुब मस्जिद है उसकी भांति और जो 28 दिन का झोंपड़ा है उसकी भांति निर्माण हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। जो खंबात की जामा मस्जिद है इसका जो निर्माण तो हुआ था 1325 ईस्वी में। ठीक है। जो स्थापत्य शैली की अगर दृष्टि से देखा जाए तो इसका निर्माण है वो दिल्ली में जो निर्मित कुतुब मस्जिद है वो और 2.5 दिन के झोंपड़े की भांति हुआ है। इसमें जो मेहराबों का जो प्रयोग किया गया है, मेहराबों का प्रयोग किया गया है वो स्वतंत्रता पूर्वक किया गया है, स्वतंत्रता पूर्वक किया गया है। तो ये तो आपको याद रखनी है कि खंबात की जामा मस्जिद है वो 1325 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया है। अगली बात करें हम हेबत खां की मस्जिद, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। निर्माण कब? 1412 ईस्वी में किया गया। और जो ये मस्जिद है इसकी शैली है वो तुगलक शासक था फिरोज तुगलक, उसकी स्थापत्य शैली का प्रभाव इसमें देखा जाता है। तो किस शासक की? जो तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज तुगलक था, तो उसके जो स्थापत्य शैली का प्रभाव है वो इस मस्जिद पर पड़ता है। अब हम बात करें काली मस्जिद, तो काली मस्जिद है ये 2 मंजिला मस्जिद है, 2 मंजिला मस्जिद है। इसका निर्माण भी किसके काल में हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के काल में इसका निर्माण हुआ था। और ये मस्जिद है वो भी, ये अगर आपसे पूछ ले कि किस शैली का है तो ये तुगलक कालीन स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट यानी काफी अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो कौन सी सभ्यता मान ले इसमें? स्थापत्य मान ले तुगलक कालीन स्थापत्य शैली का ये विशेष उदाहरण माना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगम में से कौन सा असुमेलित है? इस साइड है वो कांग्रेस के अध्यक्ष दे रखे हैं और इस साइड स्थान और वर्ष दे रखे हैं कि कौन से अधिवेशन में कहाँ पर तो वो हुआ था और कौन से कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। डॉक्टर आर.सी. दत्त, जॉर्ज यूले, श्रीमती एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू। इसमें मैं आपको पहले क्रम से बताती हूँ, जैसे पहले 1888 का हुआ, फिर 1899 का हुआ, तो ये सबसे पहले बताती हूँ। सबसे पहले जो आपका 1888 का अधिवेशन हुआ था वो कौन सा था? इलाहाबाद अधिवेशन था, इलाहाबाद अधिवेशन था। अगर इसमें बात करें कि इसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ये थे जॉर्ज यूले। इसमें एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जॉर्ज यूले है ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। और इसमें आप एक क्वेश्चन और होता है कि इसमें पहली बार है वो कांग्रेस का संविधान निर्मित हुआ था। पहली बार कांग्रेस का संविधान निर्मित हुआ। तो आपको पहले याद करने है कि जो 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। आपसे सीधा ये पूछ ले कि इसमें जो ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उसमें जो आपका फर्स्ट है वो अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जॉर्ज यूले, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इसमें पहली बार कांग्रेस का संविधान निर्मित हुआ था। अब बात करें 1899 की, तो 1899 है ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। इसमें जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? रमेश चंद्र दत्त ने, जिसे क्या बोलते हैं? डॉक्टर आर.सी. दत्त। और इस अधिवेशन की बात करें तो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है कि जो स्थायी बंदोबस्त, तो ये संपूर्ण भारत में लागू करने का जो प्रस्ताव है, इससे स्थायी बंदोबस्त से संबंधित जो प्रस्ताव है वो किस में प्रस्तुत किया गया था? लखनऊ अधिवेशन 1899 है, उसमें ये जो बंदोबस्त है, स्थायी बंदोबस्त संपूर्ण भारत में लागू करने संबंधित प्रस्ताव हुआ था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर आर.सी. दत्त। तो ये तो इसका सुमेलित दिया हुआ है। जॉर्ज यूले इलाहाबाद 1888, ये भी बिल्कुल इसका सुमेलित है वो दिया हुआ है। अब हम बात करें 1918 की कलकत्ता अधिवेशन, 1918 की कलकत्ता अधिवेशन की हम बात करते हैं। क्योंकि जो श्रीमती एनी बेसेंट है वो 1917 में जो अधिवेशन हुआ था और कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे? कलकत्ता में हुआ था। तो उसकी अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। इससे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कांग्रेस जो ये आपकी हुआ था तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष,
फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन थी? तो फर्स्ट महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। और ये कौन सा अधिवेशन था? 1917 का था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं दिया हुआ है। बात करें सरोजनी नायडू की, तो सरोजनी नायडू है, ये कानपुर अधिवेशन की है, वो महिला अध्यक्ष बनी थी। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। तो 1925 में सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। एक क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा सकता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आपका ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इनमें हमें ये देखना है कि इनका है वो कब कब ये मिशन है, ये प्लान है, ये हुए थे, इनकी सन देखनी है और फिर उन्हें कालानुक्रम से यानी क्रम से स्थापित करना है। तो इसमें हम देखें कि कैबिनेट मिशन प्लान है। कैबिनेट मिशन प्लान का गठन कब हुआ था? 19 फरवरी 1946 में। दूसरे बॉम्बे प्लान की बात करें तो बॉम्बे प्लान है, इसका गठन हुआ था जनवरी कब हुआ था? 1944 में। आगे बात करें वेवेल प्लान की, तो वेवेल प्लान का जो गठन है वो हुआ था 1945 में। 1945 में। माउंटबेटन योजना की बात करें तो इसका गठन हुआ था 3 जून 1947। 3 जून 1947। तो इसमें देखिए सबसे पहले हुआ था ये आपका बॉम्बे प्लान, यानी बी आएगा, जो कि जनवरी 1944 में था। तो बी पहले आएगा, तो 4 नंबर और 1 नंबर ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए, या तो 2 हो या फिर 3 होए। अगला फिर 44 के बाद है 45, यानी वेवेल प्लान सी। तो सी इसमें आएगा, तो इसमें सी है वो कौन से में नहीं दिया हुआ है। अब हम बात करें 3 नंबर पे कौन सा आएगा? 19 फरवरी 1946, यानी कैबिनेट मिशन प्लान, तो यानी सी आएगा। आपका पहले आ जाएगा बी, फिर सी और फिर आ जाएगा डी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, पहले आपका बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा और फिर डी आएगा, यानी ये आपका राइट आंसर होगा। इसमें जो टाइपिंग में थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। यानी आपका बस ये है कि ये याद करना है कि कौन सा गठन है कब किया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान है, उसका गठन हुआ था 19 फरवरी 1946 में। बॉम्बे प्लान है, इसका गठन जनवरी 1944 में हुआ था। वेवेल प्लान, इसका गठन हुआ था 1945 में। और माउंटबेटन प्लान यानी माउंटबेटन योजना है वो उसका गठन हुआ था 3 जून 1947 में। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ऋग्वेदिक व्यक्तित्व को अर्धदेव कहा गया है? सुदास, त्रसदस्यु, द्विदास और गंधर्व। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2, त्रसदस्यु है, इनको अर्धदेव कहा गया है। इनको क्या बोला गया है? अर्धदेव बोला गया है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में सूक्त है, ऋग्वेद में कौन कौन सा? एक तो चौथा, आपका 42वां और 8वां, ये जो सूक्त है इनमें इनके जन्म के बारे में बताया गया है। जन्म के बारे में क्या बताया गया है कि इनके जन्म का जो श्रेय है इनकी माता को दिया जाता है, कि इनकी माता ने किन की आराधना या प्रार्थना की थी जब इनका जन्म हुआ था? इंद्र और वरुण। तो ये भी दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि इनके जन्म का जो श्रेय है उनकी माता द्वारा की गई जो इंद्र और वरुण की प्रार्थना है उनमें दिया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किन की प्रार्थना की गई थी? इंद्र और वरुण की गई थी उनकी माता के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन है 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है वो गुट निरपेक्षता में शामिल नहीं था? मिस्र, भारत, युगोस्लाविया और इटली। राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन 4 इटली है इसका राइट आंसर है, जो कि गुट निरपेक्षता में शामिल नहीं था। अब हम बात करें गुट निरपेक्षता की, तो 20 सितंबर 1961 में जो भारत के पीएम थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। इनके साथ ही मिस्र के थे, ये भारत के हो गए, भारत, मिस्र के जो राष्ट्रपति थे वो थे कर्नल नासिर। ये आपको याद रखना है कि किसके कौन से पीएम थे और कौन से राष्ट्रपति थे। युगोस्लाविया की बात करें तो यहाँ के भी कौन थे? राष्ट्रपति थे।
यूगोस्लाविया। तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ के राष्ट्रपति थे मार्शल टिटो। मार्शल टिटो। इनके सहयोग से विश्व की जो तीसरी शक्ति है, तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया में, कहाँ पे? यूगोस्लाविया में, जो इसकी राजधानी है बेलग्रेड, बेलग्रेड, वहां पे गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया था। तो आपको याद रखना है कब किया गया? 20 सितंबर 1961 में। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो, इनके द्वारा यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में गठन किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वो कहा था? एस.एन. सेन, आर.सी. मजूमदार, बाल गंगाधर तिलक, वीर दामोदर सावरकर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ, वीर दामोदर सावरकर है। इनकी एक पुस्तक थी, कौन सी? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इंडिपेंडेंस में, इस पुस्तक में इन्होंने 1857 का जो विद्रोह था को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कहा है। एक आपसे पूछा जा सकता है कि एस.एन. सेन ने क्या कहा था? तो एस.एन. सेन ने कहा था कि जो धर्म रक्षा के लिए एक युद्ध के रूप में प्रारंभ हुआ, उसने स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। उसने स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। तो ये बात किसने की थी? ये बात कही थी एस.एन. सेन ने। तो ये आपसे कथन कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि एस.एन. सेन का ये कथन था। और वीर दामोदर सावरकर ने ये कहा कि 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो पूछा जा सकता है कि कहाँ पे कहा? तो इन्होंने अपनी बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस बुक में बोला था। तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस कृषि में फसलों के साथ पशुपालन भी किया जाता है और इस कृषि में खेतों का आकार है वो छोटा होता है। अगर हम मिश्रित कृषि की बात करें तो मिश्रित कृषि में जो खेतों का आकार होता है वो छोटा नहीं, वो मध्यम आकार होता है, मध्य में आकार होता है। इसमें जो कृषि के भूखंड होते हैं का उपयोग कई कार्यों के लिए किया जाता है। कई कार्यों के लिए कैसे? जैसे भोजन के लिए फसलें उगाना, भोजन के लिए। दूसरा, चारे के लिए फसलें उगाना, यानी पशुपालन के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार अगर बात करें कि मिश्रित खेती कौन सी होती है, तो मिश्रित खेती है जिसमें फसलों के साथ साथ है वो पशुपालन भी किया जाता है, ये है वो मिश्रित खेती होती है। तो इसमें मैं पूछा असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन ऑप्शन बी है, क्योंकि इसमें आकार छोटा दे रखा है। कृषि में खेतों का जो मिश्रित कृषि होती है उसमें कृषि का जो आकार है वो मध्यम आकार का होता है, यानी खेतों का जो आकार होता है मध्यम आकार का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल बी है वो असत्य दिया हुआ है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो मिश्रित कृषि है वो ज्यादातर किस जो क्षेत्रों में की जाती है? तो इस प्रकार की जो कृषि है वो पश्चिमी यूरोप, उत्तरी पूर्वी अमेरिका और इसके साथ ही अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, तो इन क्षेत्रों में है वो मिश्रित खेती की जाती है। तो आपसे अगर मिलान वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको राइट करके आएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्योटो संधि में 5 ग्रीन हाउस गैसों को शामिल किया गया और क्योटो नगर दक्षिणी कोरिया में स्थित है। तो इसमें बात करें कि कौन कौन से कथन है वो सत्य है, तो ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को होता है, बिल्कुल सही है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। क्योटो संधि में 5 ग्रीन हाउस गैसों को शामिल किया गया, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें 6 गैसों को शामिल किया गया है। 6 कौन कौन सी? एक तो हो गई CO2,
एक होगी CH4 यानी मेथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, PFC और HCFC, और एक इसके साथ में होगी SF6। तो ये 6 गैसों को है इसमें शामिल किया गया है। क्योटो नगर दक्षिणी कोरिया में स्थित है, ये भी गलत है क्योंकि क्योटो जो नगर है वो जापान में स्थित है, जापान में स्थित है। तो आपके राइट कौन से हो जाएंगे, ए और बी सही दिया हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिरेनीज पर्वत है वो फ्रांस व स्पेन के मध्य सीमा बनाता है। आल्प्स पर्वत फ्रांस व जर्मनी के मध्य सीमा बनाता है। जूरा पर्वत फ्रांस व स्विट्जरलैंड के मध्य सीमा बनाता है। इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य दिया हुआ है। इसमें अगर हम सत्य कथन की बात करें तो फर्स्ट की पिरेनीज पर्वत है वो फ्रांस व स्पेन के मध्य सीमा बनाता है, ये बिल्कुल सही है। पिरेनीज पर्वत इनके मध्य है वो जो सीमा बनाता है। इसके साथ साथ ही आपसे इनके बारे में कई खाड़ियों के बारे में पूछ लेते हैं। तो ये एक पर्वत है जो बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी, इस खाड़ी से ये लोयन की खाड़ी तक फैला हुआ है, लोयन की खाड़ी तक फैला हुआ है। तो अगर आपसे ये भी पूछ ले कि कौन कौन सी खाड़ियों को जोड़ता है, तो बिस्के की खाड़ी और लोयन की खाड़ी को जोड़ता है पिरेनीज पर्वत। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी है वह पोको डी अनिटो। अगर बाई चांस से पूछ भी ले, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि एक साइड है वो पर्वत दे देंगे, एक साइड इनकी सर्वोच्च चोटी दे देंगे, उनका मिलान करने वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करें हम आल्प्स पर्वत फ्रांस व जर्मनी के मध्य सीमा बनाता है, ये गलत दिया हुआ है। जो आल्प्स पर्वत है इसमें कौन कौन से देश आते हैं, इनके विस्तार वाले मैं देश बता देती हूँ, क्योंकि उनको बोलते हैं अल्पाइन देश। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किन देशों को अल्पाइन देश बोला जाता है। नीचे 4 से 5 ऑप्शन दे देंगे, फिर उनमें पूछेंगे कौन कौन से देश को अल्पाइन देश बोला जाता है। तो अल्पाइन देश में कौन कौन से आते हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं है ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया, मोनाको, स्विट्जरलैंड, और इसके साथ ये कौन सा, स्लोवेनिया, इसके साथ एक आता है स्लोवेनिया। तो ये देश है, इन्हें अल्पाइन देश भी बोला जाता है, तो इन्हें आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला, जूरा पर्वत फ्रांस व स्विट्जरलैंड के मध्य सीमा बनाता है, ये बिल्कुल सही है कि जूरा पर्वत है वो फ्रांस व स्विट्जरलैंड के मध्य सीमा बनाता है। अगर आपसे इसकी स्रोत चोटी पूछ ले तो वो होती है क्रिट डी लानिंग। अगर आपसे पूछे तो आपको एक बार है इसका है कि ये होता है कि हमें एक बार इसे पढ़ा हुआ हो तो हम ऑप्शन को देखकर इसको सही कर सकते हैं, सही टिक कर सकते हैं। तो आपका ए और सी सही दिया हुआ है, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लू नील व श्वेत नील का संगम है वो उत्तरी सूडान देश के खार्तूम नामक स्थान पर होता है। ओर्निको नदी वेनेजुएला की सबसे बड़ी नदी है और वोल्गा नदी भूमध्य सागर में गिरती है। इन कथनों पर बात करें तो पहला कथन है कि ब्लू नील व श्वेत नील का संगम है उत्तरी सूडान देश के खार्तूम नामक जगह पर होता है, तो इसमें सही दिया गया है। और इन जो ये नदियां हैं कि ब्लू नील और श्वेत नील है, इन्हीं के मिलने से है वो कौन सी नदी बनती है, नील नदी बनती है। कौन सी नदी, नील नदी बनती है। अगला है कि ओर्निको नदी वेनेजुएला की सबसे बड़ी नदी है, बिल्कुल सही दिया गया है। ओर्निको नदी है वो जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इसका जो देश है कौन सा, वेनेजुएला की सबसे बड़ी नदी है। और इससे आपको एक क्वेश्चन और भी याद रखना है कि जो ओरिनिको नदी है इसकी एक सहायक नदी वो कौन सी, केरोना है वो एक सहायक नदी है। और इस नदी के ऊपर है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। और ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें काफी बार गलतियां भी होती है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है, एंजिल जलप्रपात।
जलप्रपात ये इस पे स्थित है। तो गलती कहाँ होती है कि कई बार ऑप्शन में दे दिया जाता है ओरिनिको नदी, वोल्गा नदी, नील नदी और एक दिया जाता है कोरोना नदी। इसमें पूछ लिया जाता है कि किस नदी पर है वो विश्व का सबसे ऊंचा जल जो एंजल जलप्रपात है वो दिया हुआ है और हम टिक कराते हैं ओरिनिको नदी। अगर ऑप्शन में कोरोना नदी नहीं हो तो अगर ओरिनिको नदी करते हैं तो बिल्कुल सही होगा क्योंकि इसकी सहायक नदी है कोरोना नदी। लेकिन अगर ऑप्शन में कोरोना नदी दिया हुआ है तो आपको ये टिक करना है क्योंकि जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है वो ओर्निको नदी की सहायक नदी कोरोना पर स्थित है, ना कि इस पे ओर्निको नदी पर। अगला है कि वोल्गा नदी भूमध्य सागर में गिरती है। जो ये वोल्गा नदी है वो वल्दाई की पहाड़ियों से निकलती है और यह नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। किसकी? यूरोप महाद्वीप की। और ये भूमध्य सागर में ना गिरकर कहाँ पर गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। और ये कैस्पियन सागर क्या है? एक झील है, लेकिन इसे बोला क्या जाता है? कैस्पियन सागर। तो ये कैस्पियन सागर में गिरती है। तो आपका ये है वो गलत हो गया, यानी सत्य नहीं है। तो आपका सत्य ए और बी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए और बी सत्य दिया हुआ है। आगे बढ़ें। मैं आपको पूरा का पूरा काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में ही हमारे इसी चैनल पर आपकी साइंस की क्लासेज हैं वो लगाई जा रही हैं। आपकी 7 से 8 क्लासेज हो चुकी है और काफ़ी बेसिक से उनको आपको बिल्कुल बेसिक से साइंस आपको करवाया जा रहा है। तो आप राजस्थान के चाहे RSSB बोर्ड हो या आपके RPSC हो, RPSC इनमें से कोई भी एग्जाम हो, जैसे अभी आपके जूनियर अकाउंटेंट सबसे बड़ा एग्जाम है, महिला सुपरवाइजर भी काफ़ी अच्छा बड़ा एग्जाम है, आगे CET 2023 आने वाला है, ठीक है। तो इन सभी के लिए साइंस है वो काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है। तो उसकी तैयारी के लिए आपको ये क्लासेस ज़रूर लेनी चाहिए क्योंकि इस पे जो सर हमारे आपको साइंस करवा रहे हैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके अच्छे से समझा रहे हैं। हर क्लास में वो पढ़ाते हैं, दूसरे दिन उसका रिवीजन करवाते हैं और टॉपिक खत्म होने के बाद उसके क्वेश्चंस यानी MCQ भी करवाते हैं। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करें इस क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? इस साइड औद्योगिक प्रदेश देश के और इस साइड देश से दे रखा है, यानी हमें यह बताना है कि जो ये औद्योगिक प्रदेश है वो किस देश में है। इसमें पहले की बात करें कि नागोया औद्योगिक प्रदेश, नागोया औद्योगिक प्रदेश है जापान में है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। लेकिन इससे क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस द्वीप पर स्थित है, तो ये होंशु द्वीप पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है। नागोया औद्योगिक प्रदेश है वो होंशु द्वीप पर स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है यानी नगर है, तो ये जापान के जो मोटर वाहन उद्योग है उससे संबंधित है, मोटर वाहन उद्योग से संबंधित है। तो इसे जापान का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? जापान का डेट्रॉइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद करना। तो नागोया औद्योगिक प्रदेश जापान के होंशु द्वीप पर स्थित है। अगले की बात करें न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश, तो ये इसका विस्तार है वो USA के कई राज्यों में है। जैसे एक इसका राज्य हो गया मैसाचुसेट, दूसरा कौन सा हो गया? न्यू हैम्पशायर। तो ये कई राज्यों में फैला हुआ है। तो ये कहाँ पे है? अमेरिका में है। तो ये भी इसका बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगले की बात करें मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश, तो ये कहाँ पे है? ये है UK इंग्लैंड में। और ये UK के कौन कौन से राज्यों में है? जैसे लिवरपूल में है, प्रिंस में है, एक लीड्स है, बर्गिंघम है। तो इन राज्यों में ये फैला हुआ है। तो ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला है ओहियो इंडियाना औद्योगिक प्रदेश जर्मनी, ये गलत दिया हुआ है क्योंकि ये USA में स्थित है, औद्योगिक प्रदेश से USA में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th, जो कि असंगत दिया हुआ है। आगे बढ़ें। मैं आपको रोज के जैसे 20 क्वेश्चन करवाती हूँ, तो लेकिन इस 20 क्वेश्चन भी हमारे हैं लगभग 40 से 45 मिनट लग जाते हैं क्योंकि काफ़ी डिटेल से हम पढ़ते हैं। हमारा मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स क्लियर करें हम। ये क्वेश्चन है कि हमें ये सुमेलित नहीं है वो बताना है। इस साइड दर्रा और इस साइड राज्य दिए हुए हैं कि कौन सा दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है। सबसे पहले हम बात करें लिपुलेख दर्रा, तो लिपुलेख दर्रा है, हमें पता है कि ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड के भी कौन से क्षेत्र में है? तिब्बत पठारी क्षेत्र में है। तो लिपुलेख दर्रा है वो तिब्बत का जो पठारी क्षेत्र है, तिब्बत के पठारी क्षेत्र को चीन से जोड़ता है।
चीन से जोड़ता है। अगर आपसे पूछ ले कि जो हमारे भारत सरकार द्वारा जो मानसरोवर यात्रा करवाई जाती है, मानसरोवर यात्रा करवाई जाती है, तो वो किस दर्रे के द्वारा है वो संपन्न करवाई जाती है, तो लिपुलेख दर्रे के द्वारा संपन्न करवाई जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला नाथुला दर्रा है, ये सिक्किम में स्थित है, सही बात है। और ये दर्रा भी है वो सिक्किम को तिब्बत के पठारी क्षेत्र से, यानी जो सिक्किम है इसको तिब्बत के पठारी क्षेत्र से जोड़ता है और फिर चीन से जोड़ता है। अगर हम इसके बारे में एक बात और भी याद रखें कि जो 1962 में चीन और भारत युद्ध हुआ था, इसके बाद इस दर्रे को है वो बंद कर दिया गया है, जैसे बाद में दोबारा खोला गया। और ये कब खोला गया था? ये खोला गया था आपके जुलाई 2006 को, और शायद 5 जुलाई 2006 को ये दर्रा है वो वापस खोला गया। क्यों खोला गया था कि 2006 से भारत और चीन के मध्य जो व्यापार शुरू हुआ, भारत और चीन के मध्य जो व्यापार शुरू हुआ था वो इसी दर्रे से प्रारंभ हुआ था। वैसे अदर दर्रे हैं वहाँ से भी होता है भारत और चीन में जो व्यापार है, लेकिन अन्य जो और दर्रे हैं उनकी तुलना में है जो नाथुला दर्रा है इससे सर्वाधिक व्यापार है वो होता है। अगला है सिपिकला दर्रा। जो सिपिकला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के पठारी क्षेत्र से जोड़ता है। और अगले बात करें, और अगर इससे सिपिकला दर्रे की बात करें तो इसी दर्रे से होकर है वो सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? सतलुज नदी। तो ये भी आपको याद रखना है। जोजिला दर्रा है वो उत्तराखंड में नहीं है, ये आपका गल दिया हुआ है। तो ये कहाँ पे है? ये श्रीनगर में है। श्रीनगर, ये कहाँ पे है? श्रीनगर में है। यानी ये श्रीनगर से कारगिल जाने का मार्ग प्रदान करता है। तो ये अभी देखें तो कौन से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये लद्दाख में है। ये कहाँ पे है? लद्दाख में पड़ता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख चाय उत्पादनकर्ता राज्य क्रमशः है असम, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और केरल, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल और केरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु है वो भारत के प्रमुख उत्पादनकर्ता है चाय के। तो राइट आंसर तो ये हो गया। अगर इसमें भी हम देखें कि जो तमिलनाडु है यानी जो दक्षिणी भारत है वहाँ पे चाय का उत्पादन कहाँ होता है? जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ होगी, इलायची जिसे कार्डेमम की पहाड़ियाँ कहते हैं, कार्डेमम की पहाड़ियाँ कहते हैं, तो वहाँ होता है। पश्चिमी बंगाल की बात कर ले तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हो गया, जलपाईगुड़ी हो गया, कूच बिहार हो गया, तो इन क्षेत्रों में है वो चाय का उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में परंपरागत ऊर्जा उत्पादन गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन की तुलना में कम है। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो हम बात करें तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि पवन ऊर्जा और जो सौर ऊर्जा है वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। और ऑप्शन फर्स्ट की बात करें तो भारत में जो परंपरागत ऊर्जा उत्पादन है वो गैर परंपरागत से अधिक है। अब देखिए कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं? तो वे ऊर्जा स्रोत होते हैं जिससे जो मनुष्य है, मानव है, वो पारंपरिक तौर पर पहले से ही प्रयोग करता रहा है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, चारकोल, ये हो गए। इनसे जो ये जो स्रोत होते हैं पारंपरिक होते हैं। गैर परंपरागत वे होते हैं जो नवाचारों के कारण अभी इनसे जो ऊर्जाएं हैं वो प्राप्त की जाने लगी है, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, सेल गैस ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, ये चीज़ें। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इस साइड शहर दिए गए हैं और इस साइड है वो किस लिए प्रसिद्ध है, वो चीज़ें दी गई है। सबसे पहला है नेपानगर। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर है ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका इसमें हो जाएगा 3rd। सिंहभूम है, सिंहभूम है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तांबे के उद्योग यानी ताम्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगली बात करें राउरकेला, तो राउरकेला उड़ीसा में है जो कि लोह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें और बात करें बेंगलुरु, तो बेंगलुरु है हवाई जहाज उद्योग, यानी ए में आपका 3rd आ जाएगा। ए में 3rd है तो आपकी ये गई 1st या 2 होगा। सिंहभूम बी में 4, बी में 4 दोनों में है। राउरकेला 1st यानी सी में 1, तो सी में 1 है तो आपका ऑप्शन 2 है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन विद फैक्ट्स है वो पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाए हैं।
फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में ही आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद प्री चौधरी को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े और इसका मोटिव मिले मुझे और मैं आपके लिए और अच्छे क्वेश्चंस मैटर है आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।